जय हिंद दोस्तों। आज जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनके लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इनको क्या रैंक मिला है, क्या पोस्ट मिला है, मैं बताऊं उससे बेहतर है अखिल जी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं यहां पे बताऊंगा कि जिस तरीके से आप इंटरव्यू देखते हैं, कहीं भी आज देखें या आज से पहले देखें, उससे टोटली डिफरेंट दिखेगा। ये इंटरव्यू इंटरव्यू ही नहीं है, ये जो है आपका लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू है। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर ये इंसान एसडीएम बन सकता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी एसडीएम बन सकता है। क्या कीजिए, बिल्कुल सर, मानते हैं ना? मैं मानता हूँ सर, इफ अ मैन हैज डन अ मैन कैन डू सर। बिल्कुल। और इस चैनल पे अखिल जी का स्वागत है। अखिल जी, बिल्कुल दो सर। लाइन। मुझे जब ये मैं शुरू अगर किया था तो उसमें मुझे भी लगता था कि बीपीएससी करना शायद बहुत मुश्किल काम होगा, शायद नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी क्वेश्चंस आया मेरे दिमाग में, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता रहा और आज मैं आप लोग के समक्ष बैठा हूँ सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने 188 रैंक हासिल किया, जिससे मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा चयनित हुआ सर। थैंक यू अखिल जी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ये बताया कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके सामने बैठा हूं। और एक बात बता दूं, इस खुशी का कोई कीमत नहीं है। और ये कीमत वही समझ सकता है जो इनके माँ बाप होंगे, जो इनके शिक्षक होंगे। ये दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि आप नीचे गिरिए। ये हमेशा चाहते हैं कि आज एसडीएम बन गए तो जितना जल्दी हो कल से ही, जैसे हम यहां पे आए तो आपको एक ही बात बोले कि जितना जल्दी हो सके कल से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यहां के बाद कोई रैंक नहीं होता और यहां के बाद कोई पोस्ट नहीं होता, स्टॉप हो गया है ना। इसके साथ साथ पहला क्वेश्चन जो है हमारा आपसे कि आए दिन अब पिछले 5-7 साल से जो मैं देख रहा हूं, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन 5 साल से एक चीज देख रहा हूं, जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय टॉपर का एक अलग क्रेज होता था, एक अलग लेवल का। क्या कौन टॉपर हुआ, किस जिला का टॉपर हुआ, वो क्या बात बोलने वाला, सुनने के लिए ना लोग पागल होते थे। उस समय सोशल मीडिया का भी उतना जमाना नहीं होता था हम लोग के टाइम में। लेकिन आज जब इतने सारे टॉपर हो रहे हैं, गांव से उठ के ठेला वाला, अंडा वाला, आलू वाला का बेटा बाल बच्चा पास, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं देता, लोग वैल्यू नहीं देता। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? सर, मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत रखता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं बात करूँ, मैंने जो टॉपर्स का देखा है, तो वो लोग कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक फिगर्स बताते हैं कि मैं 16 घंटा पढ़ा, मैं 18 घंटा पढ़ा, जो कि अविश्वसनीय है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उतना कर पाएगा। मैं खुद टाइमर लगा के, स्टॉपवॉच लगा के पढ़ाई करता था और जैसे ही आध घंटे से ऊपर हर दिन मेरी पढ़ाई शुरू होने लगती थी, तो मेरे को फिर बहुत मुश्किल होती थी। मतलब आप एकदम ही फ़ोन मत चलाइए, एकदम ही कॉल मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, तब वो जाके आपका 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई पहुँच सकता है। और मुझे लगता है ये असंभव है कि आप 12 घंटा से ज़्यादा एक दिन में पढ़ाई कर पाएँ। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू में मैं जो भी बोलूँगा, ये मैं सत्य रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे चीज़ बातों से लोग मोटिवेट हो, बच्चे मोटिवेट हो और उनके सामने सच्चाई आए और वो भी सोचे कि अगर मैं किया हूँ, तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। अ, बिल्कुल सही बात बोले अखिल जी। जिस तरीके से लोगों का विश्वास गिरता गया और जितने टॉपर आए, किन्हीं ने बताया कि 22 घंटा पढ़ते हैं, कई तो ऐसे भी थे मैंने सुना 24 घंटा, कई लोग सूरज को देखे ही नहीं महीने दिन, कई लोग हरा सब्जी खाए ही नहीं। तो इसको देखते हुए हम भी ईमानदारी से कहते हैं, आत्मा पे हाथ रख के, एक भी बात मेरी नहीं होगी, जितनी बात होगी अखिल जी की स्ट्रगल की बात होगी। एक भी आप इस वीडियो को देखना शुरू किए तो अंत तक आपको एक जगह भी ऐसा एहसास फील नहीं होने देंगे कि हाँ हम अपनी बात या हम अपनी इधर उधर की बातें, बिल्कुल आपकी बातें, जो क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं आज हम जो है अखिल जी से पूछ लेते हैं। लेकिन एक बात आप बताएं हमको कि लोग कहते हैं 12 घंटा, 15 घंटा, ये 18 घंटा पढ़ते हैं। आप रियल में बताइए, आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर, मैं जब भी पढ़ाई किया हूँ अपना, तो एक टाइमर लगा के मैं पढ़ाई किया हूँ और ऑन अ एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मेरा 8 घंटे 7 टू 8 आवर्स की स्टडी होती थी। कभी वो 9 आवर्स भी जाता था, तो कभी 6 आवर्स भी जाता था। मंथ में सर अप्स डाउन चलते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता था कि बस बुक खोल के रखे लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो हर फेज़ ऑफ लाइफ़ से सर गुज़रे हैं और आज ज़रूर मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ और पता नहीं, मेबी लोग नहीं बिलीव करें सर, लेकिन मैं बहुत धरातल से सर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैंने गरीबी देखी है, मैंने लोगों का ताना भी सहा है, मतलब मैं अलग-अलग फ़ेज़ से सर गुज़रा हूँ। तो ठीक है सर, लेकिन अब अच्छा लग रहा है सर। एक बात यहीं पे आपको बता देता हूं कि जिस घर में ये वीडियो शूट हो रहा है, ये अखिल जी का अपना घर नहीं है, ये किराए का घर है। सही हूं ना? ये किराए के घर में आज भी इनकी लाइफ किराए में ही गुजर रही है। और सबसे कमाल की बात है, गरीबी क्या होता है ना, शायद कोई इंसान इनके परिवार में आके देख सकता है, देख सकता है। अब जो आप देख रहे होंगे, कहोगे इतना बड़ा टीवी लगाए हुए हैं, गरीब है। आप भी सुनामी सर ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये टीवी कौन सी बड़ी चीज है? बाकी अंदर का तो फेस देखिए, किराए का मकान है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत समझिएगा, मैं मानता हूं गरीबी कुछ नहीं करता।
गरीबी हमें लगता है ना कि गरीबी आनी चाहिए, अगर बिल्कुल, किसी को आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर गरीबी नहीं होता तो शायद आप इस जगह पे नहीं होते। बिल्कुल सर, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि गरीबी जो है इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में एक फोर्स देता बिल्कुल सर, है कि नहीं? और रोइए नहीं, बल्कि आज के बाद जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, बिल्कुल ये सर, है। बिल्कुल सर, क्लियर ना? बिल्कुल सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा एक होगा, जो सबसे यच क्वेश्चन है, कई बच्चे जो है निकलते तो घर से तैयारी करने के लिए मुझे जो है एसडीएम बनना, आगे वो जानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, बस दिमाग में रहता है एसडीएम बनने का। और आज जब इस वीडियो को देखते होंगे तो एकदम आप जो है कई लोगों का रोल मॉडल बन जाएगा। कई लोग तो आपका तस्वीर घर में रखेंगे, गारंटी। क्योंकि आज पहली बार उनको एहसास होगा कि कोई ईमानदारी से इंटरव्यू ले रहा है, और कोई, या कहें तो सबसे पहला एसडीएम है जो ईमानदारी से दे रहा है इंटरव्यू। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर। और कई बार लक्ष्य जो है लोग भटक जाते हैं। एक साथ जो है दरोगा का भी तैयारी कर लेते हैं, बीपीएससी का भी तैयारी कर लेते हैं, एसएससी का भी तैयारी कर लेते हैं। क्या ये सही है? सर, मैं जब अपना तैयारी शुरू किया था, तो उस समय सर मैंने यूपीएससी को ध्यान में रखा था। मुझे लगा था कि मैं यूपीएससी करूँगा और सिर्फ़ मैंने उस समय यूपीएससी किया था, मैंने बीपीएससी भी कुछ नहीं दिया था। जब यूपीएससी का मैं 2-3 अटेम्प्ट दिया सर और वहाँ पे बहुत मार्जिन से सर मैं चूका उससे। तो फिर मुझे लगा कि जैसा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो शायद मैं अब इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक जॉब चाहिए। तो फिर मैं खोजना शुरू किया कि अगर यूपीएससी नहीं हो पा रहा है, तो अब किधर मुझे मूव करना है सर। तो मैंने काफ़ी ऑप्शंस को तलाश किया, तो मुझे एक लगा कि अपने बीपीएससी को सर कर सकते हैं और मैंने बीपीएससी में ही दिमाग लगाया। बीच में सर आईबी का भी पेपर आया, तो मुझको कुछ सीनियर्स लोगों ने एडवाइस दिया कि अखिल यार तुम आईबी भी देख सकता है, आईबी एक अच्छा जॉब है, बहुत सम्मानित वाला जॉब है, पैकेज अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड देयर। बट मैंने सर ठान के रखा था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो बीपीएससी तो करके ही छोड़ेंगे और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या मतलब है सर, कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो मेरा ये मानना है कि अपने लोग एक बार जो भी फ़ोकस कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य कर रहे हैं, जैसे कि मुझे एक महाभारत की कहानी याद आ रही है सर, उसमें बोला गया था और मतलब काफ़ी लोग वीर लोग गए थे मछली का आँख में नहीं सर पेड़ पे मतलब गुरु पूछते हैं उनसे कि आपको क्या दिख रहा है? कोई पत्ता बोला, कोई कुछ बोला। जब अर्जुन से पूछा गया, तो वो बोला बस मैं चिड़िया की आँख को देख रहा हूँ और आपको वहाँ पे निशाना लगाना और वो उस परीक्षा में पास हो गया, वो निशाना लगा दिया। तो मुझे भी लगता है कि जीवन में भटकाव का कोई मतलब नहीं है सर। मैं 4 परीक्षा दे रहा हूँ, 5 परीक्षा दे रहा हूँ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप एक परीक्षा पे फ़ोकस कर सकते हैं सर। आप बिल्कुल उसको फ़ोकस कीजिए, आप उसको अचीव कीजिए क्योंकि जगह-जगह अगर आप जाइएगा, हर एग्ज़ाम्स के पीछे दौड़िएगा सर, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पे बस घूमते रह जाइएगा और धीरे-धीरे डिमोटिवेट होते और चले जाएँगे, डिमोटिवेट हो लक्ष्य से सकते भटक हैं। जाएँगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मल्टीपल मैंने फेलियर्स झेला है सर। मुझे पता है कि जब एग्ज़ाम्स नहीं होता और घर पे पापा को, मम्मी को कॉल करो और बोलो कि इस बार भी नहीं हुआ, वो बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है कि इस बार भी नहीं हुआ। और ठीक है, भगवान का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ये बीपीएससी का दिया सर और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया इस चीज़ को, तो बस आप लोग की आशीर्वाद थी सर। तो मैं तो यही कहूँगा सर कि एक लक्ष्य रखा जाए और बस उसको फ़ोकस करके सर किया जाए। आप लोग देख लिए ना, मैं यही बात आपको पिछले 10 साल से सुना रहा हूँ, और आज अखिल जी भी बोल दिए, जो आपके रोल मॉडल बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। हम एक ही चीज़ इन लोगों को बताते हैं अखिल जी, मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण। जो काम करो, अगर दरोगा का करो तो दरोगा का ही करो, कोई खराब चीज़ नहीं है। एसएससी का करो तो एसएससी का ही करो। अगर तुमको पहले वो जॉब चाहिए तो उसी पे फोकस करो। ये नहीं कि वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और पता चला जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसका झटका जो है माँ-बाप को लगता है। क्योंकि आप जो कहे नहीं बात कि हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए, इस बार भी नहीं हुआ। हिम्मत से ज्यादा है कि सामने वाले का हिम्मत टूटेगा, उसका तो ख्याल रख लीजिए। क्या गलत बोल रहे हैं? मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे होगा कि प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट में बताइए कि कौन कौन से बुक आप फॉलो करते थे, करना क्या चाहिए वो नहीं, आप जो जो किए हैं, फिर चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिर करेंट अफेयर हो, इकोनॉमी हो, कौन कौन से बुक पढ़े थे, बस बता दीजिए। सर मैंने जो बुक्स फ़ॉलो किया था वो जितने भी स्टैंडर्ड्स बुक है सर, मैं उसके साथ गया था प्लस एनसीईआरटी। सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो बाइबल है सर, तो एनसीईआरटी को तो फ़ॉलो करना ही है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत किया था। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का नोट्स को मैं देखा था सर। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए सर स्पेक्ट्रम देखा था मैं। हाँ, यस सर, राइट सर। और इसी टाइप से जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं सारे सर, तो उसको फ़ॉलो किया और ज्योग्राफी के?
सर ज्योग्राफी के लिए एक सुदर्शन गुज्जर सर हैं, मैं उनका सर से वीडियोज़ देखा था उसके लिए, तो वो चीज़ मैं फ़ॉलो किया सर। और करंट अफ़ेयर्स के लिए सर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर हर दिन मैं पढ़ता था उसको, और उससे जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ लगता था तो मैं अपना एक नोट्स बना के रखा हूँ मोबाइल में ही सर, तो उस जगह पे मैं बहुत छोटे से मैं उस चीज़ को अपडेट कर लेता था। कुछ ऐसा चीज़ मेरे को लगता था कि कुछ ऐसा है जो वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो अपने नोट्स में मैं उस चीज़ को ऐड कर लेता था, और इस तरीके से मैंने किया है। मेरा एक चीज़ इसमें बस कहना ये रहेगा सर, डोंट गो इनटू टू मेनी सोर्स। आज के डिजिटल दुनिया में सर बहुत सोर्स अवेलेबल है। आपको हर ही नोट्स आप जब पढ़िएगा सर तो लगेगा यार कुछ तो मज़ेदार है इसमें। हर में कुछ वैल्यू एडिशन है, हर कुछ मज़ेदार नया आपको चीज़ आ लगेगा, रही है। एक नया चीज़ आएगा। ऐसा एक भी नहीं है। आप ये छोड़िए, मतलब जो भी कॉपीज़ लिखे हैं, मेंस का कॉपीज़ लिखे हैं, या आप ही अपना कॉपी 10 दिन बाद देखिए। आप आज लिख दीजिए और 10 दिन बाद उसी कॉपी को देखिए, तो आपको लगे यार ये हम कैसे लिख दिए? अच्छा ये भी एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में था क्या? तो हमेशा आपको लगेगा कि यार ये बेहतर, और जब हम बहुत चीज़ के पीछे जाएँगे सर, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरे को लगता है एक सोर्स को फिक्स कर लें और उसको बार-बार मल्टीपल रिवीज़न करें। मल्टीपल रिवीज़न इज़ द की टू सक्सेस सर। 10 सोर्स पढ़ने से बेहतर है कि एक सोर्स को 10 बार पढ़ा जाए। एकदम सर, एकदम, एकदम। नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ सर। राइट। अ, बुक तो आपको बता दी है, लेकिन सबसे बड़ा एक पटना में, स्पेशली पटना में, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग करंट अफेयर को लेके है, जी सर। आज भी। जी सर। सबसे ज़्यादा कोचिंग में जो पढ़ाई होती है, वो करंट अफेयर की पढ़ाई होती जी है। सर। सबसे ज़्यादा मैगज़ीन जो है करंट अफेयर का। जी सर। जितने भी बच्चे हैं, उनके टेबल पे सबसे ज़्यादा नोट्स जो रहेगा, वो करंट अफेयर का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पीएससी पूछता है करंट अफेयर से। फिर भी बच्चा का सबसे ज़्यादा गलत करंट अफेयर का ही होता है। एक बार करंट अफेयर के बारे में कुछ बताइए, कैसे बच्चे का समाधान हो जाए? क्योंकि बच्चे को पटना में भटकाने वाला पग-पग पे बैठा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर आप कैसे कर किए हैं, वो मेरे बच्चे को बता दीजिए। सर करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की, वो मैं पहला तो जो मैं न्यूज़पेपर बताया कि द हिंदू न्यूज़पेपर मैं रेगुलर फ़ॉलो किया। अगर हिंदी मीडियम वाले सुन रहे होंगे तो? सर उसके लिए दैनिक जागरण सर, वो काफ़ी अच्छा राष्ट्रीय संशोधन न्यूज़पेपर है। वाला। यस सर, वो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर दैनिक है। जागरण ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के लिए मैंने उसको फ़ॉलो भी किया सर। मैं 2 न्यूज़पेपर उस समय पढ़ता था, एक इंग्लिश, एक हिंदी सर। तो वो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। इसके अलावा सर जब भी मैं थोड़ा बोरिंग इंसान हूँ सर, तो मेरे को मूवीज़ वगैरह की उतनी शौक नहीं रही है कभी भी। तो जब भी मैं खाना खा रहा हूँ सर, या मन नहीं लग रहा है मेरा, तो मैं डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे चला जाता था। वहाँ पे देखता था कि सरकार क्या कर रही है। मैं पीआईबी को फ़ॉलो किया हूँ सर, तो पीआईबी पे मैं देखता था कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, क्या इनिशिएटिव है सर। तो इस तरीके से सर मैंने मैंने कुछ इसके लिए सर करंट अफेयर्स को, मतलब बहुत ज़्यादा मैं क करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागा हूँ सर। मेरा उसका कारण ये है कि मुझे ये लगता है अगर आप स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा कमांड अगर आप उसके ऊपर रख के रखे हैं, तो करंट अफेयर्स अगर थोड़ा कम भी आपका है सर, तो आप उसको खींच लीजिएगा सर। तो मुझे सर यही लगता है सर। एक बात मुझे बताइए कि बड़ा अच्छा बात बताए, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों का मैं इंटरव्यू हुआ, तो यही बात बोले कि करंट में जिस तरीके से सोर्स के बाहर लगी हुई है, और जिस तरीके से बच्चे को पागल बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से बच्चा पागल बन रहा है, मैंने करंट के लिए उतना ज्यादा कुछ नहीं किया। जितना भी इंटरव्यू अभी तक लिया हूं, यही जो आज आप बोल रहे हैं ना, सेम टू सेम। और इसके अपोजिट जो अनसक्सेस है, उनकी कहानी अगर सुनिएगा, तो सबसे ज्यादा टाइम भी करंट अफेयर में देते हैं, और फिर भी करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बताइएगा। आजकल जो ये ट्रेंड बना हुआ ना, PYQ, यूट्यूब पे जो है दे रहे हैं टीचर, क्योंकि यूट्यूब पे उनको सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उनको डॉलर आ रहा है। इस बच्चे का कुछ नहीं परिवर्तन होता। PYQ, हाँ जी ये हुआ, इसका ABCD बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए। एक एक लाइन कर दिया, हाँ ऑप्शन नंबर C सही है। क्या इससे उनका करंट अफेयर या फिर जीएस का कोई पार्ट, प्रीलिम्स वाला पार्ट, क्या क्लियर हो सकता है? और इसी में एक इंक्लूड है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, आजकल मैराथन चलता है। जब एग्जाम करीब आ जाता है 7 दिन पहले, तो मैराथन लोग चला जाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे का, ये पूरा हिस्ट्री का, पूरा ज्योग्राफी का। इसमें वो तो सब कुछ पा लेते हैं। मुझे मुझे ऐसा, ये टीचर होने के नाते बोल रहा हूं, मुझे लगता है ये बच्चों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होता है, या कहीं एक लाइन में तो स्वीट पॉइजन उसको दिया जाता है एग्जाम के टाइम में, ताकि तुम ना पढ़ो, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम फेल कर जाओ, और हमारी संस्था का शोभा बढ़ाते रहो। आप इस पे क्या कहिएगा? पहला तो आपको बताना कि PYQ वाला, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। दूसरा जो मैराथन हो रहा है, उसका सॉल्व कीजिए मुझे। जी सर, आपने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा है सर। पहला आपने जो पीवाईक्यू पे पूछा है, पीवाईक्यू का करने का मुझे जो तरीका लगता है, वो ये लगता है सर कि ऑब्वियसली पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज़ आप पीवाईक्यू देख के ही पता लगा सकते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो एक कमीशन बना रहा है और वो कुछ सोच के बना रहा है। वो क्या सोच रहा है, ये चीज़ हम लोग को पीवाईक्यू से पता चलता है सर। तो पीवाईक्यू प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो देखना चाहिए। अब उसको हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे पीवाईक्यू जब लगा रहे हैं, तो उसमें एक तो थीम हम लोग पकड़े कि किस थीम से क्वेश्चन आ रहा है, और
थीम को स्टडी करे, उसके जितने ऑप्शंस है उस हर एक ऑप्शंस को बढ़िया से डिटेल में समझें कि क्या है उसमें। मान लीजिए कोई एक नाम हम लोग उसमें देख ले रहे हैं, अशोका मान लीजिए देखें, तो अब हम अशोका को अगली बार खोद देंगे। इसका कारण ये है कि जब अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा सर, अब वो अशोका पे पूछेगा आपसे क्वेश्चन अगली बार और उसके अंदर जाएगा, क्योंकि अब डीपर वो घुस रहा है, अगली बार वो सेम नहीं तो फिर अच्छा कैसे पेपर बनेगा। तो इसीलिए मेरा इसमें ये मानना है, आप पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस। ये ऑनलाइन वीडियोस बस देख रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आई गेस प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, खुद का एक सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए हर एक टॉपिक पे और फिर उसका करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन सर आपने पूछा मैराथन वीडियोस के बारे में। अगर आप मेरा पर्सनल राय मानिए सर, तो मैं किसी भी टीचर्स या शिक्षक का मैं कुछ भी अपमान नहीं करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूं। लेकिन मुझे मैराथन का ज्यादा समझ में नहीं आता है सर कि क्यों बच्चे मैराथन देखते भी या करते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा आप खा रहे हो, टाइम मतलब ऐसे ही हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, तो आप मैराथन देख सकते हो। वरना आपका नोट्स अगर अच्छे से बना हुआ है, अगर आप अपने नोट्स को 2 बार पढ़ लिए सर, तीसरी बार रिवीजन करना है तो उंगली यूं 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 दौड़ती है सर, वहां आपका सबसे ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो हम अपने नोट्स को बार-बार पढ़ेंगे ना सर, हम क्यों ही किसी का मैराथन सुनेंगे, फिर उसमें कोई नया चीज़ हो सकता है कुछ बताए या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सर। तो मुझको मैराथन का सर कम समझ में आता है। मैं अपने नोट्स पे ही सर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। आज मैं बच्चों को आपकी तरफ से बता देता हूँ, मैं ये टीचर हूँ। मैराथन लाने का बस एक ही मोटो होता है कि आगे का बैच बेचना। सच बता रहा हूँ, यही होता मोटो, यही होता है। मैराथन चल रहा है और बीच में एड चलते रहता है। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट बैच जो है लॉन्च होने वाला, पता होता है, लोग के अंदर डर होता है ना कि पता ना होगा, यानी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कोई आंख से निकल जाएगा, कुछ बन जाएगा। इसी चक्कर में जो है टीचर भी समझ रहा है, रात रात भर चल रहा है मैराथन, रात रात भर हम जग के देख, दिन भर तो पढ़े नहीं, पूरे साल तो बर्बादी की है। अब अंतिम टाइम में वो देखते हैं और कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। बच्चे जितना जल्दी हो सके हमसे भी समझ लें और हमसे ज्यादा अखिल जी से समझ लें। ये डायरेक्ट नहीं बात करते हैं, अब ये स्टार्टिंग है इनका एसडीएम, ये पहले से गुण अपना दिखा दिया कि एसडीएम कैसे बात करता। ठीक है, मामला जांच हो रहा है, पता है कौन अपराधी, चल रहा है, जैसे आता है रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। इनको कहा जाता है, ऐसे ही एसडीएम थोड़ी बने, सबको मिलता है ये पद, देख लिए ना। अब एक चीज, अब यही बात हो रही थी, एक बात यहीं पे आप जो टेस्ट लगाते थे पीटी वाला स्पेशली, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं ऐसा मानता हूं कि मेंस से भी ज्यादा अब जो खतरनाक है पीटी हो गया, क्योंकि पीटी हो ही नहीं रहा तो मेंस क्या बच्चा लिखेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और ऐसे में पीटी का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते थे, ये तो ईमानदारी से मुझे बताइए। प्रीलिम्स के लिए सर पहली बात तो मैं पीवाईक्यू पे ही रिलाई किया। पीवाईक्यू को मैं पहले बहुत अच्छे से लगा के उसको मैं अपने हाथ में कर लिया। फिर सर मतलब 10-20 साल जितना का सर लग गया, जितना खासकर सर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, ये सब तो सर जितना आपको मिल रहा है आप उतना लगा, घटना चक्र सब आता है सर, आप जितना लगा सकते हैं सर उतना लगा लीजिए, उतना अच्छा है। इसके और भी मैं एग्जाम के जस्ट पहले प्रीलिम्स के मैं ईयर वाइज पेपर डाउनलोड कर लेता था पिछले 10 साल का एटलीस्ट, और 10 दिन में 10 लगातार पेपर मैं कर लेता था, ताकि जो बीपीएससी का माइंडसेट है एक, वो मेरा भी माइंडसेट तैयार हो जाए, ये काफी हेल्प करता। इसके अलावा मैं क्या करता था कि मैं 4-5 कोचिंग का क्वेश्चन पेपर उठा के ले आया घर पे। मैं कभी भी कोई भी प्रीलिम्स का टेस्ट देने नहीं गया कहीं पे, मैं क्वेश्चन पेपर उठा के घर पे ले आता था। उसी टाइम के अकॉर्डिंग बीपीएससी के टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस समय में हाँ, टाइमर लगा के एकदम 2 घंटा होता था, तो मैं मतलब हाँ, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, तो मैं 1 आवर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का मैं रखता था, 5-10 मिनट कम ही, और उसको मैं रूम में अपना सॉल्व करता था प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर आंसर से चेक करता था, जो गलती हुआ मैं एक कॉपी अपना बना के रखा था, उसमें मैं लिखता था कि गलती हुआ तो क्यों हुआ। अगर मेरा कॉन्सेप्ट गलती हुआ है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को वापस से देखता था। मुझे अगर कुछ नया चीज मिला तो मैं उसका एक नोट्स बना के एक A4 शीट पे उसको लिख के शॉर्ट में रख लेता था कि अब अगली बार मेरे को वापस से उस चीज को मुझे देखना है। या अगर कहीं सिली मिस्टेक हो गया तो मैं उसको एक जगह नोट करता था कि अगली बार कभी भी वो सिली मिस्टेक वापस से नहीं होना चाहिए। मैं जो एक चीज प्राय देखता हूँ स्टूडेंट्स में, एस्पायरेंट्स में, वो लोग ये करते हैं कि टेस्ट देके फिर क्वेश्चन पेपर को फेंक देते हैं कि यार मेरा ये टेस्ट अच्छा नहीं गया, बर्बाद हो गया मैं, या रो रहे हैं कि ऐसा हो गया। मैं मानता हूँ ये शायद सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जो हम लोग टेस्ट देते हैं वो हम लोग सीखने के लिए देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार टेस्ट लिख के आए, उसको प्रॉपर देखिए, हो सके 20 नंबर आ रहा हो, 150 का पेपर है, 20 नंबर हम लाए, कोई बात नहीं। किसको हमको बताना है, हमको तो किसी को प्रूव नहीं करना है। जिस दिन प्रूव होगा वो खुद प्रूव हो जाएगा, सफलता अपने शोर मचा देगी। तो उसमें अपने लोग को नहीं डरना है। बहुत लोग टेस्ट ही नहीं देते सर इस डर से कि मेरे को कम नंबर आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा। मेरा कहना है आप टेस्ट बस दो, मतलब सिलेबस आपका लास्ट डे भी नहीं कंप्लीट होगा। जब मैं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा था तो एक दिन पहले मन में घबराहट हो रही थी, यार ये भी नहीं कंप्लीट किया, ये भी नहीं पढ़ा हूँ, रात को सोने के लिए गया, सपना आ रहा है यार ये बचा हुआ, एक बार उठ के देख लेता हूँ वापस से। लेकिन
दे दीजिए। मतलब मत सोचिए कि क्या बाकी है, नहीं है, टेस्ट लिखिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और उसके बाद उसका एक नोट्स बना लीजिए। हर टेस्ट का एक नोट्स होना चाहिए कि यहाँ-यहाँ इसका ये नया चीज़ मैं सीखा हूँ और उसको सर कीजिएगा तो हो जाएगा सर। लेकिन अब बदल रहा पैटर्न जी सर। प्रीलिम्स को लेके, जी क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, जी सर। बहुत खतरनाक। कि क्वेश्चन बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है। पैराग्राफ ही डाल दिया, जो कि आए दिन आप देख ही रहे हैं। जी सर। अभी जितनी भी एग्जाम गया, ईडीओ का एग्जाम ही गया, उसी में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कई बच्चे तो क्वेश्चन की लेंथ को लेकर देख के डर जाते हैं, जबकि वैसा कुछ है नहीं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मुझे। सर मैं इसको 2-3 तरीके से इस चीज़ को करता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में मैं कीवर्ड देख लेता हूँ नॉट वाला। बहुत बार होता है व्हिच आर नॉट करेक्ट, है ना? तो वो नॉट को मैं एक सेंटर कर देता हूँ कि भाई यहाँ तो गलत नहीं होना चाहिए एकदम। वहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती होती है। सेकेंडली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है सर, उसमें वो भी जानते हैं जो बना रहे हैं कुछ, आज मान लीजिए हम ही सर बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, शुरू का जो पहला 2 स्टेटमेंट होगा, उसको बहुत लेंदी बना दूँगा ताकि बच्चे का समय लगे। अब अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं सर, पहला 2 स्टेटमेंट तो मैं लेंदी, फिर मैं भी फटाक से और क्या बनाया, तो तीसरा चौथा रिलेटिवली मैं ईज़ी कर देता हूँ उसको रिलेटिवली। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर, तो मैं 4th स्टेटमेंट से पहले जाता हूँ। पहला 4th स्टेटमेंट पढ़ा, अगर 4th स्टेटमेंट मुझे लग गया, उससे मैं देखा कि 4th स्टेटमेंट गलत है, नीचे के ऑप्शंस में जाता हूँ, जहाँ-जहाँ 4 है उसको काट दिया। बहुत का तो सर वहीं से आंसर आ जाता है डायरेक्टली। नहीं आया, तब 3rd पे गया, तब 2nd पे गया, तब 1st पे गया सर। तो ये जब पीछे से हम लोग जाते हैं सर, तो और फिर भी उसमें अगर मान लीजिए 4th पे हम किए, 4th अगर लग रहा है नहीं, फिर मैं छोटा सेंटेंस देखता हूँ उसमें कि और स्टेटमेंट कौन सा छोटा सा है जो क्विक मेरा हो जाएगा। वो वाला मैं पढ़ा, उसके बेसिस पे मैं उसको जब सो एलिमिनेशन होता है, ऑप्शन एलिमिनेट किया सर, और फिर बिल्कुल सर वो आंसर फिर आ जाता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है सर कि 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और हमको एक ही पढ़ना पड़ रहा है, बाकी दिन पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है सर। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। सामने अखिल जी बैठे हुए हैं, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ तक पहुंच गए। तो इनकी बातों को बड़ी ईमानदारी के साथ में, स्पष्ट शब्दों में आपको रख रहे हैं, इधर उधर की एक भी बात नहीं। सही है ना? अब जो सबसे बड़ी समस्या है, आर्ट्स वाले बच्चे जो आते हैं तैयारी करके, जनरली आर्ट्स वाले ज्यादा बच्चा होते हैं, बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करने वाला, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या साइंस होती है। और साइंस को लेकर भी मार्केट में अजीब अजीब चीजें चलती है। आप साइंस को कैसे हैंडल किए? साइंस के लिए भी सर मैं फिर से वही कहूँगा, 2 चीज़ है सर, एक तो बाइबल के रूप में आप एनसीईआरटी पकड़ लीजिए और दूसरा सर जो भी क्लास 6 से 6 या अगर 6 नहीं भी सर करना है तो 8, 9, 10 तो बिल्कुल ही करना है। 7 भी 6, 7 एक्चुअली बेस थोड़ा-सा क्रिएट कर देता है, आपको एक मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट डेवलप करवा देता है। 10th तक का एनसीईआरटी को बढ़िया से कीजिए एकदम, पीवाईक्यूज़ को बढ़िया से कीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सोर्स पे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नहीं आएगा सर वो किसी को नहीं आएगा और जितना आ रहा है अगर आप उतना सा आप कर लेते हैं सर तो मेरे समझ से वो मोर देन सफिशिएंट है सर। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइंस एनसीईआरटी उठाना, 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी को और उसका नोट्स बना के कर लीजिए। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बड़ा दिमाग में अभी एक ख्याल आ गया। आजकल आप भी मार्केट में जाते होंगे, तो एक तो ऑथेंटिक एनसीईआरटी है, पार्ट बाय पार्ट, 10th 11th 12th कर करके है, पार्ट बाय पार्ट। आजकल मार्केट में ना कंबाइन करके एनसीईआरटी लोग ला रहे हैं, और बच्चा बड़ा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग पैदा करते हैं। थोड़ा कलर दे दिया, थोड़ा डिजाइन दे दिया है, थोड़ा डायग्राम दे दिया। वो आप भी देखे होंगे, मैं नाम किन्हीं का नहीं लूंगा, नहीं वरना बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे ऐसे बोल रहे हैं सुनामी सर। क्या ये जो बुक है, बच्चे चलते हैं गांव से और उनको लगता है ये बड़ा सस्ता है, मात्र 200 रुपया में। अब पूरा 6 से लेकर 12 तक अगर एनसीईआरटी उठाई तो 1000 रुपए का होता है, और ये मात्र 200 रुपया में। और लिखा हुआ क्या, 6 से लेकर 12 तक वन लाइनर कर कर उसको कुछ चीज जोड़ा है, कुछ चीज छोड़ दिया है। हम तो टीचर, हमको तो पता है कि कितना बाहियात किताब है, और जाके बच्चा सबसे पहले उसी को उठा लेता है। कई लोग तो सीनियर भी उसको बता देते हैं, एक काम करो ना, वो नहीं जो पास किए हुए हैं सीनियर, वो जो पटना में आराम से कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, वो एक काम करो ना, इनका ले लो, फलना का, इनका एनसीईआरटी बढ़िया आता। क्या ये खरीदना सही है? क्योंकि मैं बताता हूं तो बच्चे सुनते नहीं है। आप बताइए इसके बारे में। आपने सर काफ़ी मज़ेदार चीज़ उठाया है। मैं ऐसा इसमें बताऊँगा सर कि जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो देखने में सुंदर नहीं होते हैं सर, और बहुत सारा होता है जैसे सेब हुआ सर, मोम से घिस-घिस के उसको बहुत सुंदर आकर्षित बना दिया जाता है। लेकिन उसमें सर इतना ही पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है कि वो आप जब खाइएगा तो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसान है। देखने में तो वो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन शरीर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से सर वो अच्छा नहीं होता है। सेम सर इसका भी है। आपको जो एनसीईआरटी होता है सर उस एनसीईआरटी में जो ओरिजिनल बुक होता है वो तो ऐसा है कि हर पेज सर जब हम लोग
पलटते हैं तो सर नींद आती है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। सोचने पे एक-एक शब्द सोचने पे मजबूर कर देते एकदम हैं। सर, वो बुद्धि खोलती है, वो सर एक आपको अलग परसेप्शन देगा और एकदम फाउंडेशन से आपका सर तैयारी शुरू करवाता है। तो वो बहुत आप सर शॉर्टकट के पीछे क्यों ही भाग रहे हैं? शॉर्टकट के पीछे भागिएगा सर, आज तो ठीक है, बोला जाता है ना सर कि कोई भी गाड़ी बहुत स्पीड भाग रही है, तो एक्सीडेंट होना पक्का है। तो शॉर्टकट के पीछे मेरे मुझे नहीं लगता है सर भागना चाहिए। एक बात और अ, अपने दर्शकों जो भी देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ और अखिल जी आपको भी बताता हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा एड जो आता वो बुक का आता और मनमाना पैसा देता, जितना कोई सोच भी नहीं सकता होगा देखने के बाद। और कई अभी वेटिंग लाइन में बैठा हुआ है। एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ सामने, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। मैं नहीं करता हूँ एड, मुझे नहीं चाहिए पैसा, जितना तुम दोगे उतना तुम डोनेट करते हैं। सच बताऊँ सामने एकदम बैठा हूँ आपके सामने क्योंकि यहाँ सब बातें सच्ची होगी, एक भी दो उधर है, उतना तो मैं डोनेट कर देता हूँ। मुझे वो बुक चाहिए जो मुझे खुश कर सके। मुझे वो बुक नहीं चाहिए जो मेरा बैंक बैलेंस भर दे। ऐसे बुक को उठा के मैं फेंक दूँ। और अभी वेटिंग में है, बैठा हुआ बहुत सारा। मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा पैसा मुझे आ जाएगा तो ना जाने इस पैसे से कितना आने वाला जो भविष्य है इस बिहार के खूबसूरत बिहार को बनाने वाला उस सबको जीते जी स्वीट पॉइजन हम डाल रहे हैं। पैसा कमाने का हजारों रास्ता है, किसी के सपने को गला घोंट के पैसा कमाना मुझे नहीं लगता ये सही काम है। और जितने भी लोग हैं आज अखिल जी के माध्यम से ही और संजोग है कि आप ही के साथ ये वार्तालाप करने में बता रहा हूं कि कीजिए एडवर्टाइजिंग, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो बुक खुश कर रहा है तभी कीजिए। अगर आपको लग रहा कि ये बुक मैं अखिल जी को दूंगा, अखिल जी के जीवन में थोड़ी सी ब्राइटनेस दे सकता है तो कीजिए। लग रहा डार्कनेस देगा तो उठा के कचरे में फेंक दीजिए उसको। क्या अब एक क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया, मेरा बच्चा जो है सोशल मीडिया में एक बार देखने जाता है, अच्छा अच्छा सुनामी सरका यार मोटिवेशन, कलेजा फाड़ दिया, और देखते देखते कब पहुंच जाता है आपके हाथ में ये रेखा है तभी आप एसडीएम बनिएगा। और देखते देखते 2 घंटा क्या 4 घंटा हो जाता है, और 4 घंटा होता है तो कहा शाम हो गया, घूमने का भी टाइम हो गया, अच्छा 7 बजे चलेगा, या चाय पी लिया। सुट्टा उट्टा भी कई लोग महापुरुष हैं जो मार लेते हैं, बाप भले खेत में काम कर रहा लेकिन बेटा जो है धुआं उड़ा रहा। साथ हुआ, लाओ रे क्या हुआ, अरे ऐसा विवाद पटना में हो गया है कुछ, लाओ जरा देख लेते हैं। फिर देखते देखते पहुंच गया कि देखिए 1 रुपया में 3 रुपया कैसा कमाए। देखते देखते उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे उनके लत से भटकना शुरू कर देता है। क्या आप इसको कैसे हैंडल करते थे, खास करके सोशल मीडिया को, ईमानदारी से बताइएगा। जी सर। सर ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे लिए सर। सोशल मीडिया तो सर बहुत बार मैं इसलिए चलाता था बस देखने के लिए कि बच्चे लोग बचना क्यों चाहते हैं इससे। तो मतलब मैं सर ये नहीं मानता हूँ कि सोशल मीडिया खराब है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है सर। इसमें सर मैं ये करता था कि लाइक मुझे इंस्टाग्राम अगर चलाना है सर, एक तो मैं थोड़ा कम इंस्टाग्राम सब फॉलो करता हूँ, बट अगर मुझे चलाना है तो इसरो का मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, वहाँ पे फॉलो करके रखा हूँ। मैं वहाँ का अपडेट लेता हूँ या कोई भी जो भी इस चीज़ से मतलब मेरा एक सिद्धांत हमेशा से सर रहा है नॉलेज से कि जुड़ी चीजें बिल्कुल मतलब आप जो कर रहे हो, आप अपने हमेशा सत्य उसी से जुड़े दुनिया रहो। में खोए बिल्कुल रहो। बिल्कुल। आप अगर खाना खा रहे हो, तो भी मैं उसी का कुछ वीडियो देख रहा हूँ। मैं अगर रील भी मुझे देखना है, तो कुछ वैसे ही साइंस या कहीं से भी जुड़ा जैसे एक आपका मुझे एग्ज़ैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, वो एनिमल अच्छा प्लैनेट एनिमल, करके चैनल है हाँ सर, है। जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छा सर बताता है, जानवर सब के बारे में। तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ बहुत बार। तो इस टाइप से जो भी या फिर कोई बड़े लोग हैं, इन उनका सर पॉडकास्टिंग होता है, तो वो पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ उनका। तो इस टाइप से आप ये आपके ऊपर है सर, सोशल मीडिया में क्या करना है। आप बिल्कुल सही कहे सर कि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर वो सब भी देख के अपना समय बर्बाद करता है या कोई और मूवीज़ देख के बर्बाद कर रहा है। लेकिन सब तो आपके ऊपर है ना सर। मूवी दूसरी भी है मूवी गवर्नर टाइप की भी बनी हुई है, जो कि बताई है कि जब 1991 के बाद में ग्लोबलाइजेशन जब उस समय हुआ था, तो उस समय सर कैसे क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था सर अपने देश में, और कैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने कैसे इस चीज़ को अच्छा किया था, कैसे बचाए थे हम लोग को, देश को, जब पूरा वर्ल्ड रिसेशन में था, लेकिन इंडिया उस समय रिसेशन में नहीं आया था सर। तो काफ़ी अच्छी सब मूवी है, जो कि काफ़ी अच्छा देती है। एक मूवी मैं देखा था सर, ज़ीरो नाम है उसका, ज़ेड-ई-आर-ओ, ज़ीरो। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देखा होगा या उसके बारे में भी सुना होगा, और मैं वैसे बच्चों को बोलूँगा भी नहीं देखने के लिए, जो थोड़ा एक्शन चाहते हैं या थोड़ा थ्रिलर चाहते हैं, वैसा वो मूवी नहीं है। वो बहुत ही सहज तरीके की मूवी है। वो दिखाया है कि एक गरीब आदमी, एक गरीब बच्चा, एक गरीब बाप क्या फेस करता है। उसका उसमें दिखाया है, एक बाप रहता है जिसका एक साइकिल रहता है और एक ट्रैक्टर वाला आता है और वो साइकिल को कुचलते हुए चल जाता है। उसके पास वो भी नहीं बचता है। अपना बेटा को उसको ऑपरेशन करवाना रहता है, तो उसके लिए अपना किडनी अगर वो डोनेट करता है। मतलब वो थोड़ा है सामाजिक से जुड़ी हुई मूवी है। तो इस टाइप की मूवी को मैं सोचता हूँ वो देखिए आप। तो ये सब जब आप देखिएगा,
या ट्राइबल्स पे काफी सारी आजकल मूवी आती है। आजकल तो सर बहुत सारी इस टाइप की मूवी आ रही है जो जागरूक फैला रही है, जैसे पैडमैन करके सर एक आया था आपका। तो इस टाइप की मूवीज को अगर हम लोग देखते हैं सर, तो एक तो हमारा मजा का मजा हो गया सर, दूसरा जब ऐसे राइटिंग हम लोग करते हैं, जीएस 1 में एग्जाम्पल देना रहता है, जीएस 2 में यूज करना सकते हैं सर, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ सोशल मीडिया यूज करना कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं सर, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब भी रात हो रहा है, तो हमें ये एनालिसिस हमेशा हर दिन करके सोना चाहिए कि आज मैंने क्या इस चीज में गलत किया है, जो कि अगली बार इंप्रूव कर सकूं। और हाँ, अगर सप्ताह 2 सप्ताह या महीना में एक दिन हम चीट डे रख रहे हैं तो वो रख सकते हैं। हम लोग भी आदमी है सर, हम लोग को भी मन करता है कि भाई इंस्टाग्राम पे एक बार देखे दोस्त क्या कर रहा है, तो बिल्कुल वो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए एक्चुअली होता क्या है ना सर, अगर मान लीजिए हम लोग किसी घर में गए, सपोज वो घर मान लीजिए बहुत रिच है, हम वहां पे गए और हम हर चीज एकदम उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आप दिखावटी कितना दिन कर लीजिएगा सर? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप थक जाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा सर। आज हम अपने लिए रूल बना लेते हैं सर, आज के बाद मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, आज के बाद मैं मूवी नहीं देखूंगा। कितना दिन आप फॉलो कर लीजिएगा सर? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो दिखावटी वाली जिंदगी से आप हार जाइएगा, आप पढ़ाई को फिर छोड़े, अरे यार हो गया बहुत, एक बार चलो घूम के आते हैं। तो मेरे को ये लगता है आप रियल रहिए, आपको जो जो मन है सब कीजिए, ऐसा कोई रूल ही नहीं कि ये नहीं, ये कीजिएगा तो ये नहीं होगा, वो कीजिएगा तो ये नहीं, हर कुछ करके हर कुछ से होता है। बस आपको हर दिन वो 7 से 8 घंटा निकालना है जब आप फोकस स्टडी कर पाए। 24 आवर्स होता है, 8 घंटा आप पढ़ाई करो, यू हैव 16 आवर्स, जिसमें आप सो भी सकते हो, घर भी बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो सर। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। लेकिन इसमें एक बात अखिल जी मैं भी जोड़ देना चाहूंगा अपने बच्चों को कि एक तो पहले आज जाके जीरो देख लीजिएगा, तो अखिल जी की तरह हीरो बनिएगा। नहीं देखिएगा तो फिर जहां है वहीं रह जाइएगा। और दूसरा, मुझे बड़ी एक मूवी बड़ी पसंद आती है, मांझी द माउंटेन में। मैं अगर कहते हैं इंसान मैं भी हूं, तो मुझे भी कभी कभी डिमोटिवेशन होने लगता है, तो मैं मांझी द माउंटेन में देखता हूं। उनको देखने के बाद जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाती है। लगता है कि हाँ, दीवानगी अगर कोई हो ना, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, शायद ये मूवी सिखा दे इंसान को। और दूसरी बात बताइए, एक बड़ी अच्छी बात आप बताइए।